Assalamualaikum. I am Mohammad Riyaz, your biology teacher from Stars Academy, Head Office, Johor Town, Lahore. आज हमने बात करनी है रेस्पिरेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेटरी सिस्टम बताने से पहले आप बताइए रेस्पिरेशन किसे कहते। तो याद रखिए इस रेस्पिरेशन को टू मीनिंग्स में और टू वेज में और टू कॉन्सेप्ट्स के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। याद रखिए, एक को हम कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और जो यही टर्मिनोलॉजी हम एक और जगह पे एक और अंदाज के अंदर इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन तो आपने पढ़ ली है, आपको मालूम स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन ऑफ सी चेन कंपाउंड्स फॉर जनरेशन ऑफ एनर्जी। चूँकि ये सेल के अंदर होती है इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। लेकिन आज हमने जिस टॉपिक पे फोकस करना है वो है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। याद रखिए इसी को हम ब्रीदिंग भी कहते हैं, और इसी को बेसिकली हम कहते हैं क्या, वेंटिलेशन। और याद रखना है इसी को हम कहते ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन। चूँकि ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में होती है, ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। और इसी को हम लोग सिंपली बोल दिया करते हैं क्या, गैसियस एक्सचेंज भी कहते हैं। अब आपके मन में आएगा कि सर ये जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होती है, ब्रीदिंग, वेंटिलेशन, ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन, या जो सिंपली गैसियस एक्सचेंज बोल दिया करते, ये है क्या। तो याद रखिए इट इज़ बेसिकली एक्सचेंज ऑफ एयर बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड लंग्स। तो याद रखिए एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में, यानी जो इसका बेसिक यूनिट है, आप एयर सैक की बात कीजिए या एल्वियोलस तक, ये जो एयर का आ जाना, इन दोनों के बीच में ये जो एयर का एक्सचेंज होता है हम कहते एक्सचेंज ऑफ एयर बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड लंग्स, या एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड लंग्स इज नॉन एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, वेंटिलेशन, ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन, गैसियस एक्सचेंज। प्यारे बच्चों, होता इस तरह से है कि एटमॉस्फेयर से एयर कंटेनिंग मोर ऑक्सीजन, इसको इनहेल किया जाएगा, और प्यारे बच्चों एयर कंटेनिंग मोर कार्बन डाइऑक्साइड, इसे एक्सहेल किया जाएगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन है, इसी को हम ब्रीदिंग कहते। वेंटिलेशन, ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन, गैसियस एक्सचेंज, या बोल दीजिए क्या, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और प्यारे बच्चों गैसियस एक्सचेंज के लिए जो सिस्टम होता है उसे रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते, और ब्लड से ऑनवर्ड जो इन गैसेस को कैरी करे उसे हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते। आज हमने फोकस करना है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। तो अपनी आसानी की खातिर हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक को कहते एयर पैसेज वेज, वेज रास्तों को कहते, एयर को कहते पैसेज गुजरने को कहते। तो ये जो हवा के गुजरने के रास्ते हैं इन्हें हम क्या कहेंगे, एयर पैसेज वेज, जो बेसिकली नॉस्ट्रिल से शुरू होते हैं और जाकर ये एल्वियोलर डक्ट पे एंड हो जाएंगे, फिर लास्ट में एल्वियोलस और ब्लड के बीच में एक्सचेंज हो जाएगा। तो बेसिकली नॉस्ट्रिल से इस एयर को एल्वियोलस तक जो पहुंचाना, वो जिन पाथवे के थ्रू होगा उसे एयर पैसेज वेज कहेंगे। और बेसिकली जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो कौन है, वो लंग्स होते हैं। प्यारे बच्चों 2 इन नंबर,
थोरेसिक कैविटी के अंदर मौजूद होते हैं। एक राइट लंग होता है, एक लेफ्ट लंग होता है। लेफ्ट साइड पे चूंकि हार्ट भी होता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि लेफ्ट लंग स्मॉलर इन साइज होता है, ओनली 2 लोब्स कंटेनिंग। और अगर आप राइट लंग के हवाले से बात कीजिए तो वो लार्जर होता है और 3 लोब्स कंटेनिंग होता है। अब ये जो लंग्स हैं, ये कोई इम्पोर्टेंट ऑर्गन हैं कि नहीं? तो यकीनन बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। आइए सबसे पहले लंग्स के हवाले से कुछ बातें करते हैं। लंग्स यकीनन इम्पोर्टेंट ऑर्गन हैं, तो इनकी फिर प्रोटेक्शन भी तो होनी चाहिए। अब प्रोटेक्शन के हवाले से बात कीजिए तो प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट रिक्वायर है? तो याद रखिए, एक तो मैकेनिकल डैमेजेस के अगेंस्ट और दूसरा फ्रिक्शनल डैमेजेस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन रिक्वायर है। तो प्रोटेक्शन की बात कीजिए तो मैकेनिकल डैमेजेस से प्रोटेक्ट करने के लिए प्यारे बच्चों याद रखिए, इनके पास होते हैं क्या? रिब्स होती हैं, यानी फोर्स से प्रोटेक्ट करने की खातिर, प्रेशर से और मैकेनिकल डैमेजेस से लंग्स को प्रोटेक्ट करने की खातिर इसके अराउंड में रिब्स होती हैं। और प्यारे बच्चों आपको मालूम है कि रिब्स ये वर्टिब्रल कॉलम से लिंक्ड होती हैं डोर्सल साइड से, और वेंट्रल सरफेस के हवाले से बात कीजिए तो स्टर्नम से लिंक्ड होती हैं। इससे बेसिकली एक रिब केज की फॉर्मेशन होती है और ये लंग्स को मैकेनिकल डैमेजेस से प्रोटेक्ट करता है। अब आइए, जो फ्रिक्शनल डैमेजेस हैं उनसे प्रोटेक्शन की खातिर इसके अराउंड में डबल मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है, उसे प्ल्यूरा कहते। याद रखिए, प्ल्यूरा की बात कीजिए तो इसकी एटमोलॉजी रिब्स हैं, चूंकि ये एक्सटर्नली लिंक्ड होते हैं किससे? रिब्स से, इसीलिए ये जो लंग्स के अराउंड में डबल मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है उसे प्ल्यूरल मेम्ब्रेन कहते। 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक आउटर कवरिंग होती है, एक इनर कवरिंग होती है। आउटर कवरिंग को हम लोग कहते हैं क्या? पेराइटल प्ल्यूरा। पेराइटल की एटमोलॉजी वॉल है, तो आउटर मोस्ट वॉल। फिर प्यारे बच्चों जो ऑर्गन्स के साथ यानी इस लंग्स के साथ टाइटली अटैच्ड होती है और यूं महसूस होता है कि ये लंग्स की आउटर मोस्ट कवरिंग है, उसे विजरल प्ल्यूरा कहते। विजरा की एटमोलॉजी ही ऑर्गन है, तो जो ऑर्गन के बिल्कुल साथ में लिंक्ड है उसे क्या कहेंगे? विजरल प्ल्यूरा। यानी एक इस तरह से बाहर की जानिब होती है और प्यारे बच्चों जो बिल्कुल लंग्स के साथ अटैच होती है और यूं महसूस होता है कि ये आउटर मोस्ट लेयर है लंग की। तो होता क्या है, इन दोनों के बीच में ये जो कैविटी है इसे प्ल्यूरल कैविटी कहते, और जो फ्लूइड इस कैविटी के अंदर मौजूद होता है उसे प्ल्यूरल फ्लूइड कहते हैं। और ये जब लंग्स एक्सपैंड करेंगे तो फ्रिक्शनल डैमेज हो सकता है, तो ये लुब्रिकेंट के तौर पे एक्ट करेगा और फ्रिक्शनल डैमेजेस को मिनिमाइज करेगा। तो ये तो लंग्स की प्रोटेक्शन के हवाले से बात हो गई। अब आइए हम बात करें लंग्स के जो यूनिट्स हैं उन पे बात करेंगे, और लंग्स के जो यूनिट्स हैं इनके हवाले से बात कीजिए तो याद रखिए, एक आपको मिलेगा स्ट्रक्चरल यूनिट और उसे हम लोग कहते एल्वियोलस। याद रखना इम्पोर्टेंट है कि एल्वियोलस इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लंग्स, लेकिन फंक्शनल यूनिट की बात कीजिए तो प्यारे बच्चों उसे हम एयर सैक कहते। याद रखिए, एल्वियोलस की एटमोलॉजी स्फेरिकल सैक है, ये गोल गोल से सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते, इसीलिए हमें इन्हें एल्वियोलस कहते। और याद रखिए, गैसियस एक्सचेंज कुछ ऐसी जगह से भी होता है, अभी कुछ देर में देखेंगे, जो कि एल्वियोलस का पार्ट नहीं है, यानी फंक्शन एल्वियोलस के सिवा किसी और जगह से भी हो रहा है। गैसियस एक्सचेंज ही फंक्शन है ना, तो गैसियस एक्सचेंज की बात कीजिए, फंक्शन किसी और जगह से भी होता है जो एयर सैक का पार्ट है। इसीलिए हम कहते हैं कि फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स
उन्हें एयर सैक कहते। लेकिन स्ट्रक्चरल यूनिट की बात की जाए तो उसे एल्वियोलस कहते। अब आइए इसके बाद फिर हम जिक्र करेंगे कैपेसिटी की, यानी लंग्स की जो कैपेसिटी है ये कितनी होती है। और लंग्स की कैपेसिटी के हवाले से बात की जाए तो प्यारे बच्चों, एक तो हम लोग जिक्र करेंगे किसका, मैक्सिमम कैपेसिटी का, यानी तीन बातें करते हैं हम इसके हवाले से। एक तो लंग्स की मैक्सिमम जो कैपेसिटी है ये कितनी होती है। फिर हम लोग बात करेंगे किसकी, कि वॉल्यूम एक्सचेंज्ड ड्यूरिंग हार्ड एक्सरसाइज, ड्यूरिंग हार्ड एक्सरसाइज, कि अगर आप फुटबॉल खेल रहे हो तो फिर ये जो एक्सचेंज है फिर कितनी होती है, इसके हवाले से बात करेंगे। फिर प्यारे बच्चों, वॉल्यूम एक्सचेंज्ड ड्यूरिंग रेस्ट, इसके हवाले से बात कर लेंगे। अब आइए बारी बारी ये तीनों बातें कर लेंगे। प्यारे बच्चों, मैक्सिमम कैपेसिटी के हवाले से बात कीजिए तो लंग्स जब फुली इन्फ्लेटेड हैं तो मैक्सिमम जो एयर इनके अंदर समा जाएगी वो कितनी है, वो 5 लीटर होती है। और प्यारे बच्चों, वॉल्यूम एक्सचेंज्ड ड्यूरिंग हार्ड एक्सरसाइज, यानी जब आप हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं उस वक्त लंग्स और एयर के बीच में जो वॉल्यूम का एक्सचेंज होता है, यानी लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में जो वॉल्यूम का एक्सचेंज होता है वो कितना है, वो 3.5 लीटर होता है। और याद रखिए हार्ड एक्सरसाइज के दौरान भी 1.5 लीटर ऑफ एयर ऐसी है जो हमेशा आपके लंग्स में रहेगी। तो जो बाकी रह गई लंग्स के अंदर उसे रेजिडुअल वॉल्यूम कहते, यानी जो बाकी रह गया रेजिडुअल वॉल्यूम कहते। और प्यारे बच्चों, आप देखिए जब हार्ड एक्सरसाइज भी हो रही होगी उस वक्त भी आपके लंग्स में 1.5 लीटर ऑफ एयर ऐसी होगी जिसका एक्सचेंज नहीं हो रहा होगा, ये मुस्तकिल आपके लंग्स के अंदर रहेगी। इसका फायदा ये होगा कि लंग्स और एल्वियोलस कोलैप्स नहीं होंगे और आपस की बात है हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये जो रिब्स हैं या इंटरकोस्टल मसल्स हैं या जो डायाफ्राम हैं जो लंग्स के ऊपर प्रेशर को एक्सर्ट कर रहे होते, वो इस कदर प्रेशर को एक्सर्ट कर ही नहीं सकते कि लंग्स में से सारी एयर को निकाल के बाहर फेंक दें। तो आप देख लीजिए कि जब हार्ड एक्सरसाइज भी होती है उस वक्त भी 3.5 लीटर ऑफ एयर का तो एक्सचेंज हो रहा होगा, लेकिन 1.5 लीटर ऑफ एयर ये लंग्स में रहेगी, इसे रेजिडुअल वॉल्यूम कहते। और वॉल्यूम एक्सचेंज्ड ड्यूरिंग रेस्ट, जैसे अभी आप सुकून से बैठे हैं, तहम्मुल से बैठे हैं, अभी लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में जो वॉल्यूम एक्सचेंज होता है वो कितना है, तो याद रखिए वो 0.5 लीटर, हाफ लीटर कह दीजिए, इतना वॉल्यूम एक्सचेंज होता है। फिर प्यारे बच्चों, लंग्स के लोब्स के हवाले से भी बात होती है। ये मैंने आपको बता दिया कि लेफ्ट साइड पे चूंकि हार्ट मौजूद होता है तो यहाँ पर लंग कंपैरेटिवली स्मॉलर होता है, 2 लोब्स कंटेनिंग, लेकिन राइट लंग के हवाले से बात की जाए तो वो 3 लोब्स कंटेनिंग होता है। अब आइए, ये तो लंग्स के हवाले से जो बातें थी वो हो गई। अब बात करेंगे कि लंग्स का जो स्ट्रक्चरल यूनिट है एल्वियोलस, यहाँ तक एयर कैसे पहुँचती है और वो जो पाथवे है एयर पैसेज के उनको देख लेंगे, यानी एयर पैसेज वेज का जिक्र करते हैं। इसमें हम सबसे पहले जिक्र करते हैं किसका, नॉस्ट्रिल का जिक्र करते। प्यारे बच्चों याद रखिए नॉस्ट्रिल की एटमोलॉजी एयर होल है, और याद रखिए इस वाले पार्ट को हम लोग जो आपको विजिबल हो रहा है नोज, इसे हम लोग वेस्टिब्यूल भी कहते, और वेस्टिब्यूल की एटमोलॉजी एंट्रेंस है, क्योंकि एयर
इस जगह से एंटर होती है, तो इसीलिए इसे वेस्टिब्यूल कहते, यानी एंट्रेंस कहते। और प्यारे बच्चों, फिर होता क्या है, हम कहते इस वाले पार्ट के अंदर आपको हेयर मिलते हैं, इस वाले पार्ट के अंदर आपको म्यूकस भी मिलता है, और यही एक पार्ट है जो आपको एक्सटर्नली विजिबल होता है। इसके अंदर हेयर मौजूद हैं, म्यूकस मौजूद है। अब हेयर का क्या फंक्शन होगा, तो याद रखिए जो लार्जर डस्ट पार्टिकल्स हैं उनकी फिल्ट्रेशन इसका काम है, और जो स्मॉलर कोई पैथोजन मौजूद हैं यूनिसेलुलर, और इस तरह से बात कीजिए बैक्टीरिया की बात कीजिए, तो वो इस म्यूकस की एटमोलॉजी ही स्लाइमी स्लिपरी है, तो वो इनके साथ आकर स्टिक हो जाया करेंगे, स्लाइमी मटेरियल होता है। तो प्यारे बच्चों, पैथोजन इनके साथ आकर स्टिक हो जाएंगे। तो ये बेसिकली फर्स्ट डिफेंस लाइन के अंदर भी आपने इनको पढ़ा है। तो इससे होगा क्या, एक तो एयर की फिल्ट्रेशन हो रही होगी। फिर दूसरी बात प्यारे बच्चों, चूंकि ये स्मॉलर एयर होल्स हैं, तो इन जो एयर इस नोज के थ्रू एंटर होगी उसका कांटेक्ट होगा सेल्स के साथ, तो सेल्स और फिर यहाँ पर ब्लड वेसल्स भी मौजूद हैं, तो वहाँ से हीट इसके अंदर एंटर होना शुरू हो जाएगी, तो एयर की वार्मिंग होना शुरू हो जाएगी। और एयर की वार्मिंग इसीलिए करनी होती है ताकि बॉडी टेम्परेचर के मुताबिकत में इसका टेम्परेचर हो जाए और बॉडी को अननेसेसरी डैमेज ना हो, तो हीट इस एयर के अंदर शामिल हो जाएगी। फिर प्यारे बच्चों, उस वेट म्यूकस की वजह से इसके अंदर मॉइस्चनिंग भी होना शुरू हो जाएगी, ताकि ये जब मूव करे तो मिनिमम डैमेज हो, और एक तो एयर इस मॉइस्चर के अंदर सोलोबिलाइज भी हो जाएंगी और एक्सचेंज इजीली हो जाएगा। यानी इस नॉस्ट्रिल के हवाले से बात की जाए तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हेयर मौजूद होते हैं, म्यूकस है, और इसका फंक्शन क्या है, हम कहते फिल्ट्रेशन ऑफ एयर फंक्शन है, मॉइस्चनिंग है, वार्मिंग ऑफ द एयर। कभी सर्दी के मौसम में अगर आपने अपने माउथ से एयर को इनहेल किया हो, तो आप दूर तक उस पागल मस्तानी हवा को आते हुए महसूस करते होंगे, क्योंकि बेटे ये लार्ज एक पोर सा है, यानी लार्ज ओपनिंग है, तो इसीलिए बहुत जल्द सेल्स के साथ कांटेक्ट नहीं हो पाता, बॉडी हीट शामिल नहीं हो पाती उसके अंदर। लेकिन ये नॉस्ट्रिल्स के हवाले से बात कीजिए, ये स्मॉलर ओपनिंग्स होती हैं और आगे जाकर देखेंगे मजीद स्मॉलर पाथवे के अंदर डिवाइड हो जाएगी, ताकि मैक्सिमम कांटेक्ट रहे एयर का सेल्स के साथ और बॉडी हीट उसमें शामिल हो जाए, फिल्ट्रेशन हो जाए, मॉइस्चनिंग हो जाए। ये नॉस्ट्रिल की बात थी। और याद रखिए, बोन और कार्टिलेज इस वाले पार्ट की शेप को मेंटेन करते हैं। नॉस्ट्रिल के बाद जो पाथवे हम पढ़ेंगे और वो एक्सटर्नली विजिबल नहीं होता। हमारे बच्चे ऐसे मासूम हैं, वो नॉस्ट्रिल को, ये जो शुरू वाला पार्ट जो विजिबल होता है, इसी को समझ रहे होते हैं क्या, नेजल कैविटीज। तो प्यारे बच्चों याद रखिए, नेजल कैविटीज ये नॉस्ट्रिल के बाद आती हैं, जो एक्सटर्नली विजिबल नहीं होती हैं। और कितनी नंबर में होती हैं, हम कहते हैं 2 इन नंबर। नेजल कैविटीज कितनी होती हैं, 2 इन नंबर होती हैं। फिर याद रखिए, इनसे हर नेजल कैविटी से 3 पैसेज वेज निकलते हैं, और अगर 2 नेजल कैविटीज हैं तो इनसे जो एयर पैसेज वेज निकलेंगे वो कितने हो जाएंगे, वो 6 पैसेज वेज निकलते हैं। यानी एक नेजल कैविटी की बात कीजिए तो उससे 3 पैसेज वेज निकलते हैं। और प्यारे बच्चों, ऐसे ही अगर आप 2 नेजल कैविटीज के हवाले से बात कीजिए तो उससे 6 पैसेज वेज निकलते। आपके मन में आएगा कि सर ये पार्टीशन क्यों हो गई। पार्टीशन का फ़ायदा ये होगा कि मैक्सिमम एयर की मॉइस्चनिंग हो जाएगी, मैक्सिमम एयर की फिल्ट्रेशन हो जाएगी, और प्यारे बच्चों वार्मिंग ऑफ द एयर भी हो जाएगी। तो ये तो नेज़ल कैविटीज़ के हवाले से बात है। अब नेज़ल कैविटी की एनाटॉमी के हवाले से बात कीजिए तो प्यारे बच्चों, इसके अंदर हेयर नहीं होते हैं, ये सीलिएटेड एपिथेलियम होती है, सीलिया कंटेनिंग। सीलियम की एटमोलॉजी आई लैशेज हैं,
ऐसे पलकों को कहते। तो उनको इन पलकों की मानिद आउटग्रोथ दिखाई दी तो नाम रख दिया क्या? सीलिया। तो ये सीलिएटेड एपिथीलियम होती है और इससे एसोसिएटेड फिर इस लेयर के आउटर मोस्ट सरफेस पे आपको म्यूकस भी मिलती है। फिर फ़ायदा क्या होगा? तो याद रखिए ये जो म्यूकस है बेसिकली ये वार्मिंग ऑफ द ईयर, मॉइस्चनिंग ऑफ ईयर और फिल्ट्रेशन के अंदर हेल्प करेगी। और याद रखिए अगर कोई पैथोजन डस्ट पार्टिकल है तो स्नीजिंग के थ्रू भी बाहर आ सकता है। फिर इन सीलिया की एक्टिविटी की वजह से भी उसको बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। ये नेज़ल कैविटीज़ की बात थी। अब आइए बात करेंगे फेरिंग्स की। और प्यारे बच्चों फेरिंग्स की एटमोलॉजी थ्रोट है। फेरिंग्स की एटमोलॉजी थ्रोट है। याद रखिए नोज के बिहाइंड भी ये डक्ट होती है। फिर बेटे ओरल कैविटी के बिहाइंड भी ये डक्ट होती है। और फिर अगर आप बात कीजिए इस लेरिंग्स के अराउंड के अंदर भी बाहर की जानिब भी आपको फेरिंग्स मिलती है। फेरिंग्स की एटमोलॉजी थ्रोट है, गले को कहते। तो ये जो गले में डक्ट है इसे क्या कहते? फेरिंग्स कहते। एनाटॉमी की बात कीजिए तो ये मस्कुलर पैसेज होता है। और याद रखिए ये कॉमन डक्ट है टू विंड पाइप एंड फूड पाइप। एमसीक्यू पूछा करते हैं कि कॉमन डक्ट टू रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम या कॉमन डक्ट टू विंड पाइप एंड फूड पाइप इज फेरिंग्स। ये मस्कुलर पैसेज है और फंक्शन क्या है? चैनलाइजेशन ऑफ ईयर। ये ईयर को विंड पाइप की जानिब मोड़ देगा। वैसे ईयर ने आना ही इस तरफ है, ये तो आपको मालूम हाईली मस्कुलर पैसेज होता है। कौन? फूड पाइप। और ये बंद होता है और ईयर के अंदर इतना प्रेशर तो नहीं है कि उस मसल्स को ओपन करते करते वो स्टमक के अंदर पहुंच जाए और फिर स्टमक में पहुंचकर परेशान हो कि मैंने इधर तो नहीं आना था। तो प्यारे बच्चों जो पाथवे ओपन है जहां पर स्पेस मिलेगी ईयर ने उधर ही एंटर होना है। तो आप कह लीजिए किताब ने लिखा है कि चैनलाइजेशन ऑफ ईयर ये फेरिंग्स का काम है। ये मस्कुलर पैसेज है। कॉमन डक्ट टू विंड पाइप एंड फूड पाइप इस, तो याद रखिए फेरिंग्स है। अब प्यारे बच्चों फेरिंग्स चूंकि कॉमन डक्ट है, एक तरफ आपको मिलेगी कौन? फेरिंग्स और एक तरफ लेरिंग्स। ये जो सर ने ऑर्गेनिज्म बनाया है ये इस पोस्चर में है। तो प्यारे बच्चों आप देखिए कि सबसे आगे की जानिब जो पार्ट है वो बेसिकली क्या? रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। आप ट्रैकिया बोल दीजिए। और यानी जो वेंट्रल मोस्ट स्ट्रक्चर है वो कौन है? ट्रैकिया। और इसके डोर्सल पे, ट्रैकिया के डोर्सल पे आपको एसोफिगस मिलती है और एसोफिगस के बिहाइंड आपको कौन मिलता है? तो याद रखिए हम लोग जिक्र करते हैं किसका? वर्टिब्रल कॉलम का। तो प्यारे बच्चों जो यानी ये जो वेंट्रल सरफेस पे और वेंट्रल मोस्ट बॉडी आपको मिलती है वो कौन है? ट्रैकिया है। और इस ट्रैकिया के डोर्सल सरफेस पे आपको कौन मिलता है? एसोफिगस मिलती है। या यूं भी बोल सकते हैं कि एसोफिगस के वेंट्रल सरफेस पे, वेंट्रल साइड पे आपको कौन मिलता है? ट्रैकिया विंड पाइप मिलता है। अब आइए जो इस विंड पाइप का जो पहला कंपोनेंट या इसका जो अपर पार्ट है उसके हवाले से बात करेंगे। और प्यारे बच्चों बात आपको बतानी है लेरिंग्स की। लेरिंग्स के बाद फिर हम जिक्र करेंगे किसका? ट्रैकिया का। ट्रैकिया के बाद फिर बात होगी किसकी? ब्रोंकाई की। फिर उसके बाद हम बात करेंगे ब्रोंकियूल्स की। ब्रोंकियूल्स के बाद फिर हम जिक्र करेंगे किसका? एल्वियोलर डक्ट का। और ये जो एल्वियोलर डक्ट है ये फिर ओपन हो जाएगी किस में? एल्वियोलस के अंदर। तो प्यारे बच्चों याद रखना फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियूल्स इन सब की एटमोलॉजी
ओरिजिन ऑफ द टर्म है विंड पाइप। ये तो इस लफ्ज का जो ओरिजिन है एटमोलॉजी बता दी, लेकिन नोन एज विंड पाइप ट्रैकिया बोलेंगे। अब आइए लेरिंग्स की बात करते हैं। तो याद रखिए इस ट्रैकिया का जो अपर पार्ट है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, लेरिंग्स। और लेरिंग्स की बात कीजिए तो प्यारे बच्चों ये कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है और इसकी जो ओपनिंग होती है इसे हम लोग बोलते हैं क्या, ग्लॉटिस। और इसके अराउंड में ये जो एक कार्टिलेज का लिड सा है, याद रखिए इसे हम लोग बोलते हैं क्या, एपीग्लॉटिस। चूंकि ये बेसिकली ग्लॉटिस के ऊपर आता है इसीलिए हम इसे बोल देंगे क्या, एपीग्लॉटिस। याद रखिए जब एयर का एक्सचेंज हो रहा होता है और एयर इन पैसेज वेज के थ्रू मूव कर रही होती है तो ये पाथवे तो ओपन ही रहेगा, लेकिन जब किसी भी मटेरियल को स्वोलो करना होता है तो मैंने बताया इस ट्रैकिया के डोर्सल सरफेस पे आपको एसोफिगस मिलती है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी तो है कि ये जो फूड है ये यहाँ से विंड पाइप में एंटर हो जाए, लेकिन याद रखिए ये जो ट्रैकिया के ऊपर यानी लेरिंग्स के ऊपर एपीग्लॉटिस है वो इसको डाइवर्ट कर देगा किसकी तरफ, फेरिंग्स की तरफ नहीं, याद रखिए एसोफिगस की तरफ। बिल फर्जे गलत, ये देखिए अगर ये आपके सर ने विंड पाइप इस तरह से शो कर दी, अब इसके ऊपर ये जो मौजूद है कौन है, ये मौजूद है एपीग्लॉटिस, इसका हिंज लाइक एक्शन होगा। तो याद रखिए ये लेस और मोर हॉरिजॉन्टल इन पोजीशन पर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों जो भी फूड आएगी ये इसको डाइवर्ट कर देगा किसकी तरफ, एसोफेगस की तरफ। तो वैसे तो ये पाथवे ओपन होता है। तो याद रखिए ओपनिंग ऑफ लेरिंग्स इज कॉल्ड ग्लॉटिस और इसके ऊपर ये जो कार्टिलेज सी होती है इसे हम लोग बोलते हैं क्या, एपीग्लॉटिस। और एपीग्लॉटिस कार्टिलेज तो आपने पढ़ ली, कौन से वाली टाइप है, तो मैंने कहा था कि ई फॉर इलास्टिक, ई फॉर एपीग्लॉटिस। तो ये इलास्टिक कार्टिलेज की एग्जाम्पल है। तो याद रखिए ये लेरिंग्स एक तो कार्टिलेज का बॉक्स है, फिर इसके ऊपर आपको म्यूकस मेम्ब्रेन मिलती है इनसाइड पे, और इस म्यूकस मेम्ब्रेन की आउट ग्रोथ की वजह से, आउट स्ट्रेचिंग की वजह से कुछ थिन एज्ड फिब्रस बैंड मिलते हैं। और याद रखना इन्हें हम लोग बोलते हैं क्या, वोकल कॉर्ड कहते, और इसीलिए इस बॉक्स को वॉइस बॉक्स कहते। वोकल तो आपको मालूम है वॉइस से है, और कॉर्ड किसे कहते, रॉड को कहते। तो ये वोकल कॉर्ड्स हैं। और प्यारे बच्चों जब ईयर एक्सहेल होती है तो इन वॉइस वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन होती है, उस वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है, आवाज आती है। उस आवाज को फिर अल्फाज में बदल देगा कौन, हम कहते लिप्स के डिफरेंट एंगल्स हैं, टीथ हैं और टंग के डिफरेंट एंगल्स हैं, ये सारे मिलकर उस आवाज को अल्फाज में बदल देते हैं। तो वॉइस बॉक्स इज लेरिंग्स, और इसी के अंदर आपको वोकल कॉर्ड्स भी मिलते हैं। याद रखिए जो फीमेल होती हैं उनमें ये थिन होती हैं, तो बड़ी स्पीडीली ये क्या करेंगी, वाइब्रेट करती हैं, इसीलिए उनकी पिच ज़्यादा होती है। फीमेल की आवाज़ बहुत बारीक इसी वजह से होती है। फिर अब आइए लेरिंग्स के बाद हम बात करेंगे ट्रैकिया। एटमोलॉजी है विंड पाइप, लेकिन नोन एज विंड पाइप, यानी ये सारी ऑप्शंस अगरचे लिखी हों, लेरिंग्स का मतलब भी विंड पाइप है, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियूल्स, इन सभी का मतलब विंड पाइप है, लेकिन नोन एज विंड पाइप ट्रैकिया की बात करते हैं। ये पैसेज वेज हैं बेटे। और प्यारे बच्चों ये जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है ट्रैकिया के हवाले से बात कीजिए तो यहीं पर आपको सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स मिलते हैं। फिर आपके मन में आएगा कि सर ये इनकम्प्लीट रिंग की सूरत में क्यों है, ये कंप्लीट रिंग क्यों नहीं है। यानी आपके मन में आएगा कि सर ऐसे कंप्लीट रिंग क्यों नहीं बन रहा, यानी ऐसे कंप्लीट रिंग क्यों नहीं बनता है, ये ऐसे सी शेप क्यों होते हैं।
तो प्यारे बच्चों, बहुत सारी बातें हैं। एक बात जो किताब ने लिखी है कि ये जो सी शेप रिंग हैं ये उसको कोलैप्स होने से बचाते हैं। लेकिन आपस की बात है, अगर ये कंप्लीट रिंग भी होता तो फिर भी तो इस ट्रैकिया ने कोलैप्स तो नहीं होना था। तो प्यारे बच्चों, एक तो मान लीजिए कि ये इसको कोलैप्स होने से प्रिवेंट करता है। दूसरी बात ये है, एयर जो एक प्रेशर के साथ आती है उसके प्रेशर इफेक्ट को ये हल्का सा एक्सपैंड होकर न्यूट्रलाइज कर रहा होता है। फिर तीसरी बात यह है कि इसके डोर्सल सरफेस पे जो एसोफेगस मौजूद है, जब पेरिस्टाल्सिस होती है तो उस्ताद जी ये कहा करते थे कि पेरिस्टाल्सिस को और इसको थोड़ा सा एक्सपैंड होने में जो स्पेस देगी वो कौन, ये सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं। और प्यारे बच्चों, अगर आप इस ट्रैकिया के हवाले से बात कीजिए, यहाँ पर भी आपको म्यूकस मेम्ब्रेन मिलती है, म्यूकस मिलती है, और फिर सिलिएटेड एपिथेलियम। तो एक तो ये पैसेज वे के तौर पे एक्ट करेगा, और दूसरा हम कहते इसका फंक्शन ये है मॉइस्चनिंग, फिल्ट्रेशन, वार्मिंग ऑफ द ईयर। फिर यहाँ से 2 ब्रांचेस होती हैं। इन ब्रांचेस को हम लोग, एक को ब्रोंकस कहते हैं, ज्यादा होती हैं तो ब्रोंकाई कहते। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंटर्स इन लंग, तो प्यारे बच्चों आप बता दीजिएगा ब्रोंकाई, या ब्रोंकस बोल दीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये जो ब्रोंकस है इसकी फर्दर ब्रांचेस होती हैं, और उन ब्रांचेस के हवाले से अगर हम बात करें तो आपको इसके अंदर 3 ब्रांचेस मिलती हैं। ये जो ट्रैकिया से पहली ब्रांच आती है इसे तो हम लोग कहते क्या, प्राइमरी ब्रोंकाई कहते। और प्यारे बच्चों, एक प्राइमरी ब्रोंकस एक लंग में एंटर हो जाएगी और दूसरी ब्रोंकस दूसरे लंग के अंदर एंटर हो जाएगी। फिर इनसे कुछ ब्रांचेस आती हैं, और ये जो ब्रांचेस हैं याद रखिए इन्हें हम कहते सेकेंडरी ब्रोंकाई कहते। फिर इनसे जो फर्दर ब्रांचेस होती हैं याद रखिए उन्हें हम कहते क्या, टर्शरी ब्रोंकाई कहते। टर्शरी ब्रोंकाई का फिर आगे से लिंक है किन के साथ, ब्रोंक्यूल्स के साथ। अब ब्रोंकाई के हवाले से बात कीजिए तो आपने यहाँ पर ये 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखनी आपने कि यहाँ पर भी आपको सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स मिलते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये रिप्लेस हो जाएंगे इरेगुलरली प्लेस्ड कार्टिलेजिनस प्लेट्स। ये प्लेट्स की सूरत में, फ्लैट स्ट्रक्चर की सूरत के अंदर ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स आर प्रेजेंट इन, तो आप बता दीजिएगा कि ट्रैकिया के अंदर भी होते हैं और ब्रोंकाई के अंदर भी होते हैं। बकिया स्ट्रक्चर के हवाले से बात कीजिए तो तकरीबन एक सही है, यानी ट्रैकिया भी म्यूकस कंटेनिंग है, ब्रोंकाई भी म्यूकस कंटेनिंग है। फिर ट्रैकिया, ब्रोंकाई ये दोनों सिलिएटेड एपिथेलियम कंटेनिंग है। ब्रोंकाई का क्या फंक्शन है, एक तो एयर पैसेज वे है, इसने एयर को लंग्स के अंदर लेकर जाना, और फिर उसका जो बेसिक यूनिट है एल्वियोलस तक पहुंचाना, ये उसका काम है। लेकिन उस म्यूकस की वजह से और फिर सिलिएटेड एपिथेलियम की वजह से प्यारे बच्चों होता क्या है, यानी वार्मिंग ऑफ द ईयर, फिल्ट्रेशन है, और फिर हम लोग जिक्र कर रहे होते वार्मिंग, मॉइस्चनिंग का। और फिर अगर कोई पैथोजन अगर हो भी ट्रैकिया के अंदर या ब्रोंकाई के अंदर, तो वो उस म्यूकस के अंदर ट्रैप हो जाएगा, और फिर सीलियरी बीटिंग की वजह से वो अपवर्ड मूव करेगा, या तो बॉडी से बाहर एक्सपेल कर दिया जाएगा या उसको लंग्स की तरफ स्वोलो कर दिया जाएगा। और अगर वो पैथोजन म्यूकस को लेकर लंग्स के अंदर एंटर हो जाए, तो लंग्स में नहीं स्टमक के अंदर एंटर हो जाए, तो स्टमक की जो एसिडिटी है वो उस पैथोजन को मार देगी। तो प्यारे बच्चों, ये फंक्शन और जो स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको बता दिया। अब आइए हमने बात करनी है ब्रोंकियूल्स की। नेम से इंडिकेट होता है, लार्जर डक्ट है उसे ब्रोंकाई कहते हैं, स्मॉलर ब्रोंकियूल्स जैसे एनिमल, एनिमल क्यूल, ट्यूब,
ट्यूब्यूल। ऐसे ही स्मॉलर विंड पाइप्स हैं, इन्हें क्या कहते? ब्रोंकियूल्स कहते। मस्कुलर स्ट्रक्चर होते। और फिर प्यारे बच्चों, इनके हवाले से दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट कि याद रखना, जब इन ब्रोंकियूल्स का, इन ब्रोंकाई का डायामीटर 1 मिलीमीटर और लेस देन 1 मिलीमीटर हो जाए, फिर हम इसे कहते हैं क्या? ब्रोंकियूल्स। याद रहेगा कि ब्रोंकाई यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी की ब्रांचेस जब होती हैं और फिर डायामीटर जब 1 मिलीमीटर और लेस देन 1 मिलीमीटर हो जाए, तो फिर क्या कहेंगे? ब्रोंकियूल्स कहेंगे। और मोर देन 1 मिलीमीटर डायामीटर कंटेनिंग कौन है? ब्रोंकाई है, ट्रैकिया है, लेरिंग्स है, सारे हैं। लेकिन 1 मिलीमीटर और लेस देन 1 मिलीमीटर डायामीटर कंटेनिंग वो कौन है? ब्रोंक्यूल्स। इसके फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं प्यारे बच्चों। एक को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, और याद रखिए इनके अंदर आपको कार्टिलेज नहीं मिलती है। यानी यहाँ पर हमने बात की है कि ये जो लेरिंग्स है कार्टिलेज कंटेनिंग है। फिर ट्रैकिया की बात कीजिए, सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं। ब्रोंकाई के अंदर सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स भी होते और साथ में इरेगुलरली प्लेस्ड कार्टिलेजिनस प्लेट्स भी होती हैं। लेकिन ब्रोंक्यूल्स के अंदर आपको कार्टिलेज नहीं मिलती है। तो ये जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं, इनके अंदर भी आपको कार्टिलेज नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पर सिलिएटेड एपिथेलियम है, म्यूकस कंटेनिंग होती है। और फिर प्यारे बच्चों, फिल्ट्रेशन, वार्मिंग, वही पुरानी कहानी जो बता रहा हूँ आपको। फिर इससे एसोसिएटेड, इसके बाद फिर हम जिक्र करते किनका? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स का। इनको रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स इसीलिए बोलते हैं कि इनके थ्रू भी गैसियस एक्सचेंज होता है। और याद रखिए, ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स ये एयर सैक का तो पार्ट हैं, लेकिन एल्वियोलस का पार्ट नहीं है। इसीलिए एल्वियोलस को फंक्शनल यूनिट नहीं कहते, एयर सैक को फंक्शनल यूनिट कहते, क्योंकि एयर सैक के अंदर एल्वियोलस भी आ जाएंगे और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स भी आती हैं। तो याद रखिए, फंक्शनल यूनिट कौन है? एयर सैक है। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स से फिर गैसियस एक्सचेंज होता है। फिर इनके डिवाइड होने से जो डक्ट बनती है उसे हम कहते क्या? एल्वियोलार डक्ट। और बेसिकली वो जो एल्वियोलार डक्ट है वो ओपन हो जाती है किस में? एल्वियोलस के अंदर। और याद रखिए, इस एल्वियोलस की मेम्ब्रेन के हवाले से बात कीजिए तो ये 1 सेल थिक होती है और इसके अंदर मौजूद होती हैं कौन? एल्वियोलार डक्ट्स मौजूद होती हैं। और कुछ पार्ट ऐसा जो एल्वियोलस का पार्ट नहीं है, उसे प्यारे बच्चों आप बोल दीजिए क्या? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। तो आपने देखा, ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एल्वियोलस का पार्ट नहीं है, फंक्शन यहां से भी हो रहा है। इसीलिए सिर्फ एल्वियोलस को फंक्शनल यूनिट नहीं कहेंगे, इन रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से भी फंक्शन होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। इसीलिए एल्वियोलस इज स्ट्रक्चरल यूनिट और एयर सैक को हम क्या कहते? फंक्शनल यूनिट। और फिर प्यारे बच्चों, इस एल्वियोलस के साथ बेतहाशा लिंक्ड होती हैं ब्लड कैपिलरीज। बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज की एसोसिएशन किसके साथ? इस एल्वियोलस के साथ, ताकि सरफेस एरिया मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ एयर हो जाएगी। और याद रखिए, ये जो गैसियस एक्सचेंज है ये हमेशा एक ही प्रोसेस से होता है। जैसे अभी आप सुकून से तहम्मुल से बैठे हैं, इस पागल मस्तानी हवा को किसने कहा कि तू अंदर आ जा? तो प्यारे बच्चों, एक ही प्रोसेस है, डिफ्यूजन। पार्शियल प्रेशर का जो डिफरेंस होता है गैसेस का, उसके थ्रू ये सारा प्रोसेस होता है। फिर एल्वियोलस से ये जो ब्लड के साथ एक्सचेंज होता है, ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है? प्रोसेस एक ही है, कौन सा? डिफ्यूजन का। और याद रखना, ये जो एल्वियोलस की वॉल है, मेम्ब्रेन है, 1 सेल थिक है। ये आपके सर ने कोई ब्लड वेसल बना दी, इसकी भी अगर आप
इस मेम्ब्रेन के हवाले से जिक्र करें, एंडोथीलियम के हवाले से जिक्र कीजिए, तो ये भी 1 सेल थिक होती है। और ये दोनों लेयर्स यानी एल्वियोलस की मेम्ब्रेन और ब्लड वेसल्स की मेम्ब्रेन और ब्लड वेसल्स की जो ये सेल्स हैं, ये मिलकर 2 सेल थिक रेस्पिरेटरी सरफेस बनाते। और जितनी ये थिन होती है, रेट ऑफ डिफ्यूजन उस कदर ज़्यादा होगा। यानी अगर एल्वियोलस के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है तो प्यारे बच्चों, ये ऑक्सीजन ब्लड के अंदर एंटर हो जाएगी और इसको 2 सेल्स को क्रॉस करना पड़ता है। और इसी तरह से ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, एक तो ब्लड कैपिलरी का सेल है, एक एल्वियोलस का सेल है, तो 2 सेल को क्रॉस करना पड़ता है। तो थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस इज ओनली 2 सेल थिक। फिर जो एक्सचेंज तो हो जाएगा, फिर ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस ये किस तरह से होगी, इस पे फिर बात करेंगे। इसे पढ़ लीजिएगा, कोई बात ना समझ आए पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।